अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा कि इस दफ़ा आवाम के हवाले से क्योंकि काफ़ी टाइम से डिस्कशन नहीं हो रही थी और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। बहुत से लोगों की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए कि आवाम को बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन अब चूँकि बजट 2026-27 जो है उसकी आमद है। 5 जून को ये बजट पेश किया जाएगा और जैसे ही बजट की बात होती है तो आवाम की बात ना हो, ये कैसे होगा। और अब मेरे ख्याल में ये जब तक बजट नहीं पेश होगा अवामी इश्यूज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस दफ़ा एक जो पब्लिक फ्रेंडली बजट है वो पेश किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बजट आवाम के लिए बड़ी ही उम्मीदें लेकर आए। अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो बजट है 26-27 इसकी अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है नाज़रीन जब मईशत जो है उसको इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम देख रहे हैं सरमायाकारों की अगर बात करें, फिर रोज़गार की बात करें, उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त और बड़े फ़ैसले जो हैं वो दरकार हैं, बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश है। हुकूमत एक तरफ जो है वो IMF की शराइत के ऊपर जो है वो नज़रसानी कर रही है, डेफिनेटली उसको मानना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है, बड़ा टास्क है। टैक्स के जो अहदाफ हैं उनको मानना, उन टारगेट्स को अचीव करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर माली नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है उस हवाले से काफ़ी दबाव का सामना है इस वक्त हुकूमत को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत ने अंदरूनी तौर पर जो बहुत से अखराजात है उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अगर उसमें कमी की जाए तो डेफिनेटली इस टैक्स नेट को जो है वो ठीक किया जा सकता है, इसमें बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है। दूसरी जानिब जो है वो आवाम का रोना, आवाम जो है वो महंगाई से इस वक्त परेशान है, बेरोज़गारी, गुर्बत, अफलास जो है वो इस वक्त आवाम के सरों पर मंडला रही है। जो सहूलियात है कारोबार के हवाले से देखें, कारोबारी माहौल के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। और इस वक्त जो तवक्कुआत है आवाम की वो इस वक्त बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है, बहुत हाई है। पाकिस्तान ने जो एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है उसकी तो पूरी कौम मुतरफ़ है, लेकिन क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त मौशी तौर पर पाकिस्तान को और आवाम को इस्तेहकाम दिलाने में कामयाब होगी? उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतर पाएगी ये नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान उस तरफ बढ़ने के काबिल हो चुका है इस वक्त? क्योंकि FPR की अगर हम बात करें और मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, कैसे निबर्त आजमा हो जाए, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ और उनमें हमारे साथ सैयद अफजल हमीद साहब मौजूद होंगे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इबाद से। ख्वाजा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तजियाकार हैं सर, आपको बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शाहिदा वज़ार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर मईशत है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ हारून साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं। चूँकि हम बात करेंगे अमेरिका ईरान डील के ऊपर भी, तो प्रोग्राम के जो लास्ट हाफ है उसमें हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम करेंगे बजट 2026-27 से। ख्वाजा साहब आपसे आगाज़ करेंगे, सर क्या कहेंगे? अभी आपने ईद भी गुजारी, एक तो ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक। अवाम ऑलरेडी महंगी कुर्बानी भी उन्होंने की है, ईद पे शॉपिंग्स भी की हैं, अभी ईद का जो एक टूर्स होते हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में उन्होंने अपने प्लान्स तो कम नहीं करने, वो भी अभी कंटिन्यू है, पेंडिंग है। फिर ईद के बाद एक शादियों का सीज़न भी स्टार्ट होता है, उस पर गाड़ियाँ, फिर आपने अपने फ़ैशन, अपने तमाम तर चीज़ें जो है उनको भी पूरा करना है, उसके होते हुए एक नया बजट। और बजट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बजट जो है बड़ा सख्त आने वाला है, टैक्सों की भरमार है, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ ये कर दूं कि कोई माशी माहर नहीं है हम, लेकिन थोड़ा सा जब हमने आँख खोली है जिस वक्त से लेकर अभी तक, तो जब भी बजट का नाम सुनता है एक आम आदमी तो उससे ऐसे लगता है जैसे कोई बम फूटने वाला है। हाँ, ये एक तस्वर बन गया है हमारा कि बजट जब आएगा तो महंगाई का एक रेला आएगा, टैक्सेस की भरमार आएगी और हमें बहा के ले जाएगा, हमें सब कुछ बहा के ले। इस वक्त जो बजट आने से कबल जो गरीब लोग हैं और जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है। आम जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, ठीक है ना। हम हमेशा से देखते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पर तो ये बड़ी गाड़ियों पर टैक्स में कमी कर देते हैं,
हमेशा अशराफिया का बजट पाकिस्तान में पेश होता है। गरीबों के लिए बजट अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा किसी ने कभी किसी बजट में कह दिया हो जो आम खाने पीने की अशिया हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, आटा, घी, ये जो चीज़ें हैं, इस पर कभी किसी ने को कह दिया हो कि ये जी सस्ती हो गई, आटा सस्ते होना जा रहा है, घी सस्ता होने जा रहा, ऑयल सस्ता होने जा रहा है, ये कभी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हर बार हम एक देखते हैं गोरख धंधा होता है, कहा जाता है जी टैक्स फ्री बजट है, लेकिन जब हम देखते हैं कोई शाह खरीदने जाते हैं तो कहते हैं जी आपको पता नहीं बजट आ चुका था। जिसके पास जाएंगे आपको मालूम नहीं कि बजट आ गया है। तो बजट में मैं समझता हूँ इस वक्त तो IMF की टीमें यहाँ मौजूद हैं जो उनके साथ नेगोशिएशन कर रही हैं, फ़लाँ पर टैक्स लगाएं, फ़लाँ पर टैक्स लगाएं, फ़लाँ। अभी देखिए जो पेट्रोल डीज़ल है इस पर 160 रुपये यानी कि लेवी और दूसरे टैक्सेस मिला के 160 रुपये 1 लीटर जो पेट्रोल है, डीज़ल है, वो कितना होता है? इतना सा वो होता है, उस पर आपने 160 रुपये टैक्स लगा रखा है। तो ये बराह रास्त तमाम की जेबों से पैसा निकालने का एक इन्होंने तरीक़ाकार ढूंढ लिया। दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है, बरतानिया को देख लीजिए, हमारा जो जमहूरियत है वहाँ से हमने अडॉप्ट की है। वहाँ क्या है कि वहाँ जो जितना ज़्यादा कमाता है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स है। यहाँ जो है क्योंकि जितना कम कमाता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है। उसके ऊपर अभी तो ये करने जा रहे हैं कि जो 200 यूनिट्स का एक आम आदमी को रिलीफ था, उस पर एक टैरिफ था, उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप क्या तवक्को करेंगे? कभी इल्ज़ाम लगाती थी अपोजिशन, हमने देखा है, आप माजी के अखबारात उठा के देख लीजिए कि ये बजट IMF ने बनाया, तो हुकूमतें इनकार किया करती थी। तो आज तो उनके IMF के आलमी मालियाती फ़ंड के हकाम यहाँ मौजूद हैं, वो खुद बजट बना रहे हैं। तो ये हम जो सजेशंस दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें रिफॉर्म्स की मज़ीद ज़रूरत है। तो वो मैं कहता हूँ आप रिफॉर्म्स करें, सब कुछ करें, लेकिन खुदारा उन पर टैक्सेस लगाएं जो टैक्स अदा करने की सकत रखते हैं। इस वक्त अवाम की हिम्मत ताकत बिल्कुल सख्त जवाब दे चुकी है। आप अभी भी इतनी महंगाई बढ़ गई है, अभी जो ईरान अमेरिका जंग की बदौलत भी आपने हुर्मुज़ बंद होने की वजह से भी अशिया ख़ुरनोश महंगी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमतों ने अभी जो मौजूदा हुकूमत है वफाक में, पंजाब की जो हुकूमत है, इन्होंने अगर इस बार आवाम को जो महंगाई है कम से कम इसको कम करें, अगर नहीं करेंगे तो इसका खमियाजा मैं आने वाले इंतखाबात में देख रहा हूँ, बल्कि इंतखाबात के बाद भी देख रहा हूँ। ये अभी बल्कि ये बजट के बाद ही आप देख लीजिएगा कि आवाम अब सड़कों पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं अगर उन्हें रिलीफ फराहम ना किया गया। ठीक है, अवाम सड़कों पर निकलने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं अगर उन्हें रिलीफ जो है वो ना दिया गया। सैयद अफजल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और क्योंकि हम वही बात है ख्वाजा साहब वाली कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन वो रियलिटी में कहाँ पर अवाम दोस्त बजट होता है ये शायद हम समझने से कासिर हैं, या हमें वो अवाम दोस्त वाला एक हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है वो नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर मिलेगा। सो क्या समझते हैं कि ये वाला बजट अवाम दोस्त बजट कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने तो ये कह दिया है कि क्योंकि 5 जून को जो है वो बजट जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है कि नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स की तनख्वाह में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो तैयार कर ली गई हैं। सो इसको देखते हुए तो लग रहा है कि बजट जो है वो अवाम दोस्त ही होने जा रहा है। क्या कहेंगे? आपने इस मौके पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि मैं तो इस बात को गुज़िश्ता 25 साल की अगर बात करूं तो कभी भी अवाम दोस्त बजट पाकिस्तान में आए ही नहीं है। हमारा ये मेरा ख्याल है कि 25वां प्रोग्राम है जो IMF के साथ हम गए हुए हैं प्रोग्राम में, IMF के प्रोग्राम में। तो क्या ख्याल है आपका कि IMF के साथ हम मुस्तकिल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बार बार उनके साथ जो है ना हम ये सारा काम करने के बाद, और हम अगर हम इसको यूं बहुत आसानी से समझ लें कि हमारा बजट जो है ना अब हमारी वजारत खजाना नहीं बना रही, IMF बना रहे हैं। तो कर्जा देने वाला जो है वो क्या आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं क्या वो आपको अवाम दोस्त बजट बनाने देगा? तो मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक बिजनेसमैन की हैसियत से समझता हूँ कि हमारा कोई भी बजट गुज़िश्ता 25 सालों में बिल्कुल भी अवाम दोस्त बजट नहीं है और ना आ सकता है जब तक कि हम IMF के प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। और इसके साथ साथ असल इशू जो है ना वो ये है कि क्या हमने उस काम के लिए कोई तैयारी की है? हम हमेशा बार बार सुनते हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे। क्या हमने इस बजट में अपने एक्सपेंडिचर कम किए हैं? क्या हमने ट्रेड डेफिसिट के ऊपर कोई काम किया है? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इस कहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो जब तक हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव को नहीं सामने रखेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि हम कभी भी अवाम दोस्त बजट बना सकेंगे। कभी भी अवाम दोस्त बजट जो है वो नहीं बना सकेंगे। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ठीक है मैडम, आपकी तरफ पे मैं आऊँगी, लेकिन सर आपकी तरफ मैं आती हूँ और हम इस पर बात करेंगे कि हमेशा हम कहते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात में कमी लाए, जो अपनी शाख खर्चियाँ उनको कम करे, लेकिन सर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी भी बताई गई है कि पेंशनर्स की तनख्वाह में इजाफे की तजावीज़ शामिल हैं। सर इससे पहले भी कई दफ़ा IMF ने भी ये सजेशन दी है कि आप जो पेंशनर्स की हवाले से जो आप उसमें रिफॉर्म्स कर रहे होते हैं, तो उसमें वाकई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये नहीं कि पेंशनर्स के पेंशन्स को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, उस हवाले से मैकेनिज़्म बनाया जाए। क्या समझते हैं ये जो आदाद शुमार बताए जाते हैं, ये अनरजिस्टर्ड एक तौर पर आप जो है वो पेंशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस तरह जो शरह है हमारे मुल्क में पेंशनर्स की, तो क्या समझते हैं अब जो है वो टाइम आ चुका है कि पेंशनर्स रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी है? एक तबका वो है जो सरकारी जॉब हासिल कर लेता है और वो दुनिया से चला भी जाए तो उसकी जो बेवा है उसको भी वो अखराजात मिलते रहते हैं, जिसे हम पेंशन कहते हैं। उनको सरकारी मुलाजम को बिजली यूनिट्स भी उनको कुछ फ्री मिल जाते हैं, किसी जो बड़े अफसर हैं उनको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, उनको घर भी मिल जाते हैं। एक तबका है जो प्राइवेट जॉब्स करता है, वो उसने इलाज भी अपनी जेब से कराना है, उसने पेट्रोल भी अपनी जेब से लेना है, उसने बिजली का बिल भी अपनी जेब से अदा करना है, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल भी अपने जेब के खर्चे से जाना है, सब कुछ उसने करना है। दूसरी जानब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हर चीज़ रियासत ने प्रोवाइड करनी। ये तो हम हर बजट में देखते हैं। तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा भी जाना चाहिए, जो छोटे तबके हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको देना चाहिए। तो ये जो प्राइवेट तबका है, ये जो प्राइवेट जॉब्स करने वाले लोग हैं, क्या ये इस रियासत के सौतेले बेटे हैं? मुझे ये बताइए, ये सगे बेटे हैं? अगर वो खुदा ना खास्ता वो फौत हो जाता है सरकारी मुलाजम, तो उसकी पेंशन की हकदार उसकी बेवा है। ठीक, अच्छी बात है उनको भी, लेकिन क्या बाकी जो तबका है, ख्वाजा साहब बेवा की आपने बात की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनकी भी डेथ हो जाए तो फिर उनके जो औलाद है उसमें, चाहे उनकी अगर बेवा बेटी है या वो इस तरह से है, इस तरह वो बिल, मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। तो पहले तो हमें वो एक कंटिन्यूटी खत्म नहीं खत्म हो रही, उसमें लोग फ्रॉड भी करते हैं, धोखाबाजी भी करते हैं। पेंशन में एक तो मैं आपको मेजर चीज़ें बता दूं कि रियासत को ये देखना है कि बाकी भी रियासत के शहरी हैं, हाँ, जो प्राइवेट जॉब्स करने वाले हैं, इनके साथ क्या होना है। क्या उनको भी हादसा पेश नहीं आ सकता? उनकी जान नहीं जा सकती? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी तनख्वाहें, हमने जो प्राइवेट अदारे उनको प्रेशराइज नहीं करना कि उनकी तनख्वाहें भी जिस तरह की महंगाई होगी उसके बराबर की जाएँ, ताकि उनकी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन आ सके। यहाँ तक तो ये बात है कि रियासत ने दोनों तबकात को, बल्कि रियासत तमाम तबकात को देखती है। बरतानिया में पेंशन बूढ़े लोगों को दी जाती है, आम शहरी को भी दी जाती है, लेन उन पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म आप उसका भी बना लें। अब जो जहां तक आपने ये बात की है पेंशन में इस्लाहात, बिल्कुल 100% इस्लाहात होनी चाहिए। सरकारी मुलाजम को रिटायरमेंट पे भी एक भारी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है ना। जो प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी है, अगर वो फौत हो जाए तो उसको कहाँ, अगर जॉब भी खत्म हो जाए या वो रिटायर्ड हो जाए तो उनको क्या मिलना है? वो जो जमा पूंजी उसने जो अगर जोड़ा है हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बेचारा उल्टा जो वो तनख्वाह ले रहा है उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स। तो रियासत को ये चीज़ें देखनी है, और जो पेंशन का एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है रियासत। अरबों रुपए, खरबों रुपए हर बरस रियासत को इस पेंशन की मद में लोगों को अदा करने पड़ते हैं। इस वाले से भी इस्लाहात वक्त की अशद ज़रूरत है। ये हम हर बार सुनते रहते हैं, फिर एक बड़ा ग्रुप है, प्रेशराइज है, बड़े बड़े और भी अदारे हैं ना जिनकी पेंशन जाती हैं, तो फिर इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है। बिल्कुल, और ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो क्लोज ही रहते हैं, डिस्क्लोज होना जो है वो मुश्किल होता है। डॉक्टर शाहिदा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। डॉक्टर साहिबा क्या समझती हैं इस वक्त जो बजट जो है वो उसकी आमद है, और साथ ही साथ बहुत से रिफॉर्म्स के हवाले से इस वक्त IMF ने तजावीज़ भी पेश की हैं, और एक तजवीज़ आपके सामने अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। एक तो ये बताइएगा कि इस तजवीज़ के ऊपर आपका क्या स्टांस है, आप क्या समझती हैं, और दूसरा इस बजट को आप कैसे देख रही हैं? क्या वाकई ये वाला बजट जो है ये अवाम दोस्त बजट जो है वो कंसीडर होगा? क्योंकि बजट पेश होने से पहले ही ये कह दिया गया है कि तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो किया जाएगा। उनके लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो पहले से अनाउंस कर दी गई है। जी जी शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो आप लोग बात कर रहे हैं, जो आप तफरीक कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में,
ये इतनी हेल्पफुल नहीं है। मेरा ख्याल में जो असल तफरीक है वो एक गरीब और मिडिल क्लास की और दौलतमंद लोगों की है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, जो इस मुल्क के एक दौलतमंद लोग हैं, जो एक बाअसर लोग हैं, उनको बहुत मराद दी जाती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम कर रहे हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो इस किस्म की तफरीक के पब्लिक सेक्टर को ये क्यों मिल रहा है और प्राइवेट को क्यों? देखिए, पब्लिक सेक्टर में भी बहुत से मतलब हैंड टू माउथ लोग रहते हैं, मगर असल जो तफरीक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दौलतमंद लोग हैं, जो बहुत वैसे भी बहुत आराम और आसाइश से रह रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, सारी मराहत उनको मिल रही हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। आप देखिए, उनको मुफ्त में गैस मिलती है, पेट्रोल मुफ्त में मिलता है। और आप पहले तो आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, पहले तो जो आमदनी का तकसीम का तनासुब था वो इतना ख़राब नहीं था पाकिस्तान में कुछ साल पहले। यानी कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता था प्राइवेट सेक्टर में भी, उसकी तनख्वाह लाखों में होती थी, और जो उसके जो लोएस्ट पेड था मुलाजिम, उसकी तनख्वाह होती थी कोई 20-25 हज़ार, इससे भी कम। मगर अब ये हो गया है कि जो हाईएस्ट पेड है वो करोड़ों में उसकी तनख्वाह है, किसी की 3 करोड़ है, किसी की 4 करोड़ है, और जो लोएस्ट पेड है उसकी 30,000 से ज्यादा नहीं है, और किन्हीं इदारों में बहुत फराखदिली कर रहे होंगे तो 35,000 दे दी होगी। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर, जो आला ओहदे पे फाइज लोग हैं उनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको मराद बहुत बड़ी बड़ी मिल रही हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, अच्छा मैडम, ये जी आपने बजा फरमाया कि तनख्वाहों में बड़ा जो है वो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है शायद वो एक हल है, लेकिन इस हवाले से ज़रा रोशनी डालिएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या हल है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, शायद 2018 की बात है कि जब IPPs के हवाले से बात हुई थी, उसके नज़र से हम आज भी नहीं निकल पा रहे। वो एक प्राइवेटाइजेशन थी कि चलो प्राइवेट कंपनीज को जो है वो बीच में इंक्लूड किया जाए और रेवेन्यू को जो है वो सारी जगह पर डिवाइड किया जाए। फिर PIA की निचकारी अभी आपने रिसेंटली देखी होगी कि सबसे एक मुश्किल तरीन फैसला था। सो क्या समझती हैं कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो हल है अवामी इश्यूज को हल करने के लिए? देखिए, आपने खुद ही जवाब भी दे दिया है। आप देखें कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन हल है, मगर जैसा कि आपने खुद कहा कि पहले ये कहा जाता था कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है कि बहुत मतलब मसले हैं, लोगों को बिजली नहीं मुहैया कर पा रहे हैं, और गर्मी में मुझे याद है 1980s की जब मैं वापस आई थी, PhD कर रही थी, वापस आई थी, तो बिल्कुल वही हालात थे आज हैं पाकिस्तान में। और उस वक्त KESC मुहैया करता था बिजली, और आप देखिए कि ना बिजली होती थी, कभी कभी दिल चाहता था बस सड़क पे गुजार दो, यहाँ से घर से भाग जाओ, क्योंकि घर में इतनी गर्मी होती थी। बिल्कुल। फिर कहा गया कि अब ये प्राइवेट सेक्टर देगा, ये इसका हल है। और जब मुझे याद है कि अर्ली 90s में जब ये प्राइवेट सो कॉल्ड प्राइवेटाइज हो रही थी, तो वर्ल्ड बैंक ने, आलमी मालिया जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसने एक बहुत कलीदी रोल अदा किया था। इन्होंने कहा था कि ये जो IPPs आ रहे हैं इनको 17% रिटर्न दिया जाए, और इनकी जितनी भी ये बिजली बनाएंगे ये सारी बिजली हुकूमत खरीदने की पाबंद होगी। और आज देखिए, आज हम 2026 में हैं और हमारे बिल्कुल वही हालात हैं बिजली के जो 80 की दिहाई में थे, आज से 30 साल पहले, बल्कि उससे भी बहुत बुरे हो चुके हैं इस वक्त। उससे भी बुरे हैं, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मुहैया कर रहा था, आज IPPs कर रहे हैं, और मामला जो है वो बद से बदतर हो गया है, क्योंकि IPPs को इतना ज्यादा, एक तो वो बिजली जो बना रहे हैं वो सारी हुकूमत पाबंद है खरीदने की, और उसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो अरबों रुपए में है। बिल्कुल। तो आप देखिए, आप खुद देखिए, क्या ये हल है
यानी कि जो मसला था वो बद से बदतर हो गया है, और बिजली ठीक का है। मसला वही का वही है। हमें बिजली आज तक नहीं मिल रही है। इतनी गर्मी में, जो आजकल कराची में गर्मी पड़ रही है, उसमें लोगों को बिजली मुहैया नहीं है। और हुकूमत यानी कि ये भी नहीं है कि हुकूमत कोई पैसे बचा रही हो, हुकूमत अरबों रुपए बिजली पे खर्च कर रही है, मगर लोगों को बिजली मैसर नहीं है। तो आप देखिए कि एक तरफ तो पब्लिक सेक्टर फेल हो गया था, उसकी वजह से आप प्राइवेट सेक्टर को लाए, और अब प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया है। पब्लिक सेक्टर इसलिए फेल हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो था वहाँ बहुत इनएफिशिएंसी थी, बहुत मतलब बहुत कारकर्दगी बहुत खराब थी। और अब प्राइवेट सेक्टर इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें अब्यूज ऑफ मार्केट पावर है, ये मार्केट को अब्यूज कर रहा है, और लोगों को बिजली मैसर नहीं है, मगर हुकूमत अरबों रुपए बिजली के अदा कर रही है। ठीक है, आपका ये कहना है कि कोई हाथिर हा इसमें जो है वो फ़ायदा नहीं, बल्कि फ़ायदे से ज़्यादा मज़ीद नुकसान से दो चार हुए हैं हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाके। सईद अफजल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी और यही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं कि हल ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएँ, और बहुत सी सजेशंस हमें यही आती हैं। आज भी मैं देख रही थी काफ़ी जगह पर ये आ रहा था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेहतरीन हल है। अभी जिस तरह से ख्वाजा साहब भी बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को वो वाली अहमियत, वो वाली इज्जत नहीं दी गई जो हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर को दी जाती है। अभी अगर हम आम तनख्वाहों की बात करें तो वो भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। लेकिन सर, फिर प्राइवेटाइजेशन ने भी क्या पाकिस्तान को वो मुकाम दिया, वहाँ पे लाके खड़ा किया मईशत के एतबार से जहाँ पे होना चाहिए था, जो उसका फ़र्ज़ बनता था? या फिर आप समझते हैं इसके अंदर फ्लॉज कहाँ से आए, क्यों आए, फिर इनको कैसे इनसे जो है वो निकला जा सकता है? अच्छा, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जो है, जो इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं, तो उनका भी जायजा लेना चाहिए कि अगर मैं कराची की बात करूँ, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई थी, वो प्राइवेटाइज हुई। वहां से जो है ना लोगों को जॉब खत्म की गई, बेरोजगारी उसके नजदीक में पैदा हुई, और वो जो प्राइवेटाइज हुए वो इंडस्ट्री चलने के बजाय हाउसिंग स्कीम्स बन गई। बिल्कुल। उस हाउसिंग स्कीम्स को बनाने के बाद जो है ना वहां पे जाहिर है कि उसके नतीजे में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गई, नहीं हुई, तो प्राइवेटाइज जो भी इदारे हुए हैं, मैं बड़े इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं पीआई की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल है कोई 90 ऐसे इदारे हैं जिनका हमें जायजा लेना चाहिए कि प्राइवेटाइज होने के बाद उनकी कारकर्दगी क्या है, और उससे जो है वो रोजगार में कितना इजाफा हुआ है, टैक्स नेट में कितना इजाफा हुआ है, इन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। या तो पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की ऐसी पॉलिसी हो कि जिस मकसद के लिए वो इंडस्ट्री थी वो उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, उसी मकसद में इस्तेमाल होना चाहिए। वो लैंड जो है ना वो इस मकसद के लिए नहीं कि वो लैंड उसके बाद प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की शक्ल में तब्दील हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइज होने के बाद उसकी उसको उस तरह से रेगुलेट भी नहीं हो रहा जैसे रेगुलेट उसको होना चाहिए था। ठीक है, आपको लगता है कि उस तरह से फिर रेगुलाइजेशन जो है उसमें फिर फुकदान रहा है शायद, या उसकी मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो आउटकम्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में होंगे? अच्छा सर, सर मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहते हैं, जो टैक्सेशन के हवाले से बात की जाती है, जब भी बजट पेश होता है टैक्स में इजाफा, अब हम ये सोचती है कि ये टैक्स जो है बढ़ा दिए गए हैं, अब तो हमारा जीना दोबारा हो जाएगा। और इस वजह से ख्वाजा साहब भी कह रहे थे कि हम ये सोचते हैं कि कोई बम जो है वो हम पर गिरा दिया गया है। फिर टैक्स को अवाम उस तरह से समझ नहीं पाती कि कहाँ पर टैक्स हमने देना है, टैक्स देना किस तरह से ज़रूरी है, और कैसे अवाम को ये अवेयर किया जाए कि टैक्स नेट में लाया जाए, अवेयर करके कि वो खुद को टैक्स नेट। अब भी पाकिस्तान में देखें तो मेरे ख्याल में 70% जो लोग हैं वो कैश के ऊपर जो है वो सेल परचेज कर रहे हैं या बाकी मामला को देख रहे हैं, बजाय इसकी कि ऑनलाइन। सो सर, टैक्सेशन के अमल को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे लोगों को टैक्स नेट बेहतर करने के हवाले से इक़दामात, वर्कशॉप्स, आगाही फराहम की जाए कि बेहतरी आ सके इसमें? अच्छा, पहले तो ये देख लेना कि टैक्स दे कौन रहा है। टैक्स इस वक्त सबसे ज्यादा जो है तनख्वाहदार तबका दे रहा है, यानी कि जब भी उसको वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, तो उसकी तनख्वाह से डायरेक्ट होकर उसका टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट को चला जाता है। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर जो है वो टैक्स दे रहा है, और वो इस वक्त 29%, और उसके बाद जो है ना आप सुपर टैक्स लगा ले तो वो 39% तक टैक्स दे रहा है। इसीलिए इंडस्ट्री में ना ग्रोथ भी नहीं हो रही है, यानी कि जो कुछ वो मुनाफा कमाता है वो टैक्स की शक्ल में दे देता है। जो नहीं दे रहा उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए, कौन नहीं दे रहा? ट्रेडर्स नहीं दे रहा,
पूरे पाकिस्तान की जितने भी ट्रेडर है, वो चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे KPK में हो, ट्रेडर से आप जो है वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। कौन नहीं दे रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर से जो ना वो टैक्स नहीं आ रहा। ये भी आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर जो है वो उसके ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं और कौन लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को चला रहे हैं, वहां से टैक्स नहीं आ रहा। अब जहां तक आप बात कर रही हैं कि कैसे अवेयरनेस पैदा की जाए, अवेयरनेस का मामला यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती है वो एक आम आदमी को तो छोड़ के एक बिजनेसमैन को भी नहीं समझ आती कि वो पहले 2 चीजें होती थी, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर। अब आप बात करते हैं, मतलब उसमें आपने 4 नई इस्तिलाहें बना ली हैं। एक टैक्स पेयर, अच्छा हम ये उसमें अपने अगर हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो हम उनको हमेशा ये कहते हैं, FBR को ये बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी आदमी कोई सेल परचेस में जाता है तो वो खुद ब खुद जो है वो टैक्स नेट में आ जाता है, उसकी कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। यानी कि वो जब डॉक्यूमेंटेशन करता है तो अब जैसे अब मैंने बताया कि 236K 236C ये 2 टैक्स हैं जो सेल और परचेज दोनों के ऊपर लगते हैं। जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, तो जब भी कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप खुद ब खुद टैक्स नेट के अंदर आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो उससे जब आप बात ये करते हैं कि मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ कि आप उससे 11% 12% जो है ना टैक्स पेयर से ले रहे होते हैं, और जो नॉन टैक्स पेयर है उससे आप 39% 49% इस तरह से मांग रहे होते हैं, तो वो दे ही नहीं रहा होता। वो फिर इस तरह की ट्रांजेक्शन शुरू होती है जो आपके रिकॉर्ड पे नहीं आ रही होती। तो इसलिए हमें अपनी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे अवेयरनेस इस तरह से लोगों को पहुंचानी चाहिए कि वो टैक्स देने का उनके अंदर रुझान पैदा हो। अच्छा, इसमें ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी हैं। जब तक आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएंगे, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि जितने पैसे आप टैक्स में दे रहे होते हैं उसी लिहाज से बहुत बड़े जो है पैसे आप उन्हीं इदारों के अंदर रिश्वत की बदले भी दे रहे होते हैं। तो भाई आप एक ऐसा फिक्स टैक्स का निजाम, फिक्स टैक्स रिजीम लेकर आ जाएं जिससे देने वाले को पता हो कि मुझे इतना % टैक्स देना है। मिसाल के तौर पे मैं 1 बिलियन रुपए का या 10 बिलियन का काम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर अगर 10% टैक्स है तो उनको पता है कि ये 10 बिलियन जो है ना वो भी रिकॉर्ड पे है और जो मैं टैक्स दूंगा वो भी रिकॉर्ड पे आएगा। तो फिक्स टैक्स रिजीम खासतौर पे हमारे हाउसिंग सेक्टर में जब हमने ये काम किया था गुज़िश्ता सालों में, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा आया था और ये इसके अंदर रिश्वत का रुझान भी बहुत कम हुआ था। ठीक है, आपका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। ख्वाजा साहब, क्या आप एग्री करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर हम रिफॉर्म्स ले आएँ और उसके ऊपर जो है वो सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, तो फिर हम टैक्सेशन के अमल को जो है वो मज़ीद ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं? आपको लगता है ये सजेशन काम करेगी? नहीं, मेरा कहना तो ये है कि हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं, अरसा से सुन रहे हैं जी, तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। जो बड़ी बड़ी मिलें हैं जिनकी फैक्ट्रियां जो कमाते हैं करोड़ों अरबों रुपए, वो क्यों नहीं टैक्स देते? क्या रियासत पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन का महकमा नहीं बना रखे? FBR एक महकमा बनाया है, कस्टम के लोग हैं। तो सर FBR में रिफॉर्म्स कौन लेके आएगा? रिफॉर्म्स को नहीं, मेरी अर्ज सुने कि जो जहां अफसरान तैनात हैं उनके असासे चेक कर लीजिए, वो उनके घरों में पैसा जा रहा है। कस्टम में देख लीजिए। मैं अभी ईद लाहौर पे गया हुआ था, वहाँ मेरा कोई जाना हुआ किसी जो उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर काम करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ के कस्टम के लोग ऊपर खड़े हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं। आपने जो जिनको रखवाली पे लगाया है बाग की, वही बाग को खा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। ये तो सर इसके जिम्मेदार फिर कौन है? ये हुकूमत है। मैंने करना है, आपने करना है, किसने करना है? ये अफजल साहब ने करना है, ये शाहिदा साहब ने करना है। ये अरबों रुपए की तनख्वाहें जाती हैं भैया के काम को, कस्टम के जो काम को इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है ना लोगों से। ये तनख्वाहदार तबके से आसान है ना, आपकी तनख्वाह जानी वहाँ कट लगा दें, टैक्स वसूल करना वहाँ रिश्वत लेके आ जाते हैं। इनके सबके एहसास क्यों नहीं चेक करते आप? ये करें भैया काम के एहसास, आपको पता चल जाएगा रियासत का पैसा किन की जेबों में जा रहा है, किन के बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, किन के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जो जायदादें बना रहे हैं लोग बाहर। बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और ये तो FBR की टीम, वो जिस तरह से आपने कहा, उनको रियासत तनख्वाह नहीं देती है FBR वालों को, उनको बड़े घर नहीं दे रखे, उनके अपने एहसास बढ़ते जा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के एहसास कम होते जा रहे हैं। कस्टम के महकमे को देख लीजिए आप, इतनी करप्शन है, आप हैरान हो जाएंगे अगर उनकी आपको तफसीलात चेक करें। ये मैंने चेक करनी है, ये रियासत के जिम्मेदारान ने बड़ी आसानी से आके वजीर खजाना कह देते हैं जी देखिए जी टैक्स कलेक्शन हम तनख्वाहदार तबके से देते हैं, वो भी टैक्स के महकमे हैं। एक गरीब आदमी का तो जीना हराम कर देते हैं। हम कोई माचिस की डबिया लेने जाएं वहां पर टैक्स पे करते हैं। आप इस फोन में 100 रुपए का कार्ड डलवाएं 75 रुपए आते हैं, 25% टैक्स है फोन के कार्ड के ऊपर।
तो ये जो लोग बैठे हैं जिन्होंने फैक्ट्रियों को चेक करना है, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, टैक्स उन्होंने देना है कि गरीब आदमी ने देना है? बिल्कुल। दुनिया ने तरक्की जिन ममालिक ने की है, उन्होंने अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर लगाया है। यहाँ उल्टा काम हो रहा है, गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को फायदा दिया जा रहा है। इसकी इस्लाहात कि क्या आप इस्लाहात में महकमे बनाते जा रहे हैं? अभी पंजाब में एक पीरा बना दिया जी ऊपर चेक करने के लिए। वो देखें, मुझे उसकी वो कहानियां मालूम हुई हैं, वो खुद करप्शन में मुलव्वस है। आप एक बंदे ने भैंस रखी ना, उसने कहा यार एक बंदा रखा, उसने कहा पानी में दूध में पानी आ रहा है, उसने दूसरा बंदा रख लिया और दूध पतला हो गया, तीसरा रख लिया, वो सारे बांटना शुरू हो गए। उनका तुम भी पाओ दूध ले लो, तुम भी ले लो। तो यहाँ कितने आप बंदे रखते जाएंगे चेक करने के लिए? इन बंदों के जो मौजूद है इस वक्त ओहदों पर बैठे हुए हैं, इनके एहसासे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये एहसासे मैंने चेक कर रहे हैं, ये IMF आके हमें कह रहे हैं इस्लाहात करें, तमाम अफसरान बिल्कुल अपने एहसासे शो करें जो मुनाफा बख्श ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो ये काम मैंने करना है, ये बिल्कुल। और बचा फरमाया वज़ीर खजाना का ये काम नहीं है कि वो आकर बातें करें, वो इनके तौर पर काम करे ताकि जिन पर खर्च करना उन पर खर्च हो, जिनसे वसूल करना उन पर। ये इतनी सादा सी कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल सामने सीधी सीधी बात है। और अगर IMF इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जब वो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि FBR के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसको चेक करें, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। सो डेफिनेटली अब देखना ही होगा कि शायद बजट में कुछ ना कुछ इस हवाले से इकदाम जो है वो कर लिए जाएँ सर। शायद ही होगा, फिर शायद पे रखेगा। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ मैं आऊँगी, और एक तो इस हवाले से, दूसरा NFC के हवाले से भी जो है वो इस वक्त IMF की सजेशंस में ये शामिल है कि NFC के हवाले से इक़दामात की सख्त ज़रूरत है। क्या समझती हैं कि अब NFC के हवाले से कुछ काम किया जाएगा, कुछ इक़दामात किए जाएंगे, इस हवाले से कुछ बेहतरी हो सकती है? अवाम की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर पड़ेगा NFC के अगर उसमें बेहतरी होती है तो? NFC पे मैं बाद में बात करूंगी, पहले तो जो आप लोग बात कर रहे थे उस पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैडम। देखिए, बात यह है कि पिछले कई सालों से सब हुकूमतों की नज़र इस बात पे होती थी कि डायरेक्ट टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाए, और जो डायरेक्ट टैक्सेस का परसेंटेज है टोटल टैक्सेस में वो बढ़ाया जाए। जब से हम लोगों ने IMF के पास जाना शुरू किया है, जब से हुकूमत की तवज्जो इससे बिल्कुल हट गई है, और जब से क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर वो जो टैक्स IMF के कहने से लगाए जाते हैं वो GST वगैरह हैं, उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बहुत बढ़ गई है और उसका तनासुब टोटल टैक्सेस में बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि गरीब लोग, मिडिल क्लास, ये लोग टैक्सेस, ज़्यादातर टैक्सेस ये जमा करते हैं। और आप फिर देखिए कि होता क्या है, ये टैक्सेस जो है ये पाकिस्तान का मिडिल क्लास और गरीब तबका जमा कर रहा है, और ये खर्च हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस पे, ये खर्च हो रहे हैं जजेस को और बरात बेहतर देने पे, ये खर्च हो रहे हैं, आप क्रिकेट कोच लेके आते हैं तो उसका 4 करोड़ रुपए महीना का उसको तनख्वाह देते हैं। तो ये और ये बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनकी 4 करोड़ 3 करोड़ महीने की तनख्वाह है। और आप देखिए कि ये सब टैक्सेस जो हैं ये पाकिस्तान का गरीब और मिडिल क्लास और गरीब लोग देते हैं, और वो खर्च होता है दौलतमंद लोगों पे। एक तो ये बात मैं कहना चाहूंगी। दूसरी जो आप बात कर रही थी कि टैक्सेस को किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाए, टैक्स मोटिवेट करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि टैक्स में क्विड प्रो क्यो होता है। क्विड प्रो क्यो का मतलब ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको उसके बदले में कुछ मिलता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे जब आप टैक्स देते हैं तो आप वो हुकूमत उस पैसे को आपको बेहतर सड़कें देती है, आपको पानी देती है, आपको बिजली देती है, आपको मराद देती है। मगर पाकिस्तान में ये है कि ये टैक्सेस लिए जा रहे हैं गरीब और मिडिल क्लास से, और ये दौलतमंद लोगों पे खर्च हो रहे हैं। और आप देखिए कि पानी और बिजली और ये सब जो है यहाँ माफियाज तैयार हो गए हैं। वो लोगों को मैसर नहीं है, ना पानी मैसर है, ना बिजली मैसर है, ना गैस मैसर है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही थी
कराची में और पाकिस्तान में भी जाहिर है, मगर मैं कराची में रहती हूँ तो मैं यहाँ के हिसाब से बात कर रही हूँ। इतनी गर्मी थी और जानवरों को देखिए कि जानवर इतने महंगे हो गए थे बकरीद पे कि मैं हैरान रह गई। मैंने लेकिन मैडम कुर्बानी लोगों ने इस दफा बहुत ज्यादा की है, ये बात भी है। नहीं, बहुत लोगों ने नहीं की है। मैंने इस दफा पहली दफा है जब से मैंने अपनी मुलाजमत शुरू की है, पहली दफा मैंने कुर्बानी नहीं की। सिर्फ मैंने बलूचिस्तान में 2 बकरे अपने वालिदैन के लिए वो किए थे कुर्बानी, मगर कराची में मैंने कीमत पूछी तो रास्ते में वो जो भेड़ वाले खड़े हुए थे तो पता चला कि वो एक बकरा 1,70,000 का था। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं कुर्बानी नहीं कर सकूंगी। तो उसके अलावा अगर कुर्बानी फर्ज के लिए होता भी मेरे पहुंच में, मगर मैं पानी कहाँ से लाती, पानी भी नहीं था। हम लोग वो खरीद के काम चला रहे थे। और आप देखिए कि ना पानी, क्योंकि हर जगह माफियाज हैं और माफियाज का हुकूमत से बहुत गहरा ताल्लुक है। आप देखिए कि ईद के करीब, ईद से 2-3 दिन पहले कराची में पानी आना बंद हो गया और हर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि लाइन फट गई है। बिल्कुल ऐसे ही दिन के बाद जो पानी की लाइन है वो फट जाती है, क्योंकि जो पानी का माफिया है उसको दौलत, वो जल्दी उसको शायद बहुत अमीर होना है और हुकूमत से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और बिल्कुल ऐसे ही बजा फरमाया आपने डॉक्टर साहिबा कि जितने भी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं जो अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनका यही होता है कि उन्होंने जल्दी अमीर होना है। लेकिन हम एनएफसी के हवाले से आपका पॉइंट जानना चाहेंगे कि इसमें मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि ये जो है बिजली का माफिया आपने देख लिया IPPs की शक्ल में, इसी तरह गैस का है, गैस नहीं मिल रही है हम लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, आप इसके बारे में जो आप कह रही हैं तो इस पे मेरे ख्याल से मैं नहीं समझती हूँ कि IMF के जो इस्लाहात हैं वो कोई ऐसी हैं कि वो इस्लाहात वाकई हमारे मुल्क में सही करेगा। जब से पाकिस्तान ने IMF से और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेना शुरू किए, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। जहाँ तक NFC का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इस पे कुछ रिकंसिडरेशन हो रहा है और मेरे ख्याल से कुछ लोग ये समझते हैं कि, अब पता नहीं मुझे दोनों तरफ का, कुछ लोग समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी पैसा है और वो उसको काफ़ी खर्च करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में मसला ये है कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर एक चाहता है कि वो अपना, जहाँ से मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस मुल्क को चलाना चाहता है, अपने फ़ायदे के लिए। और बैरून मुल्क जो लोग हैं, जो बड़ी ताकतें हैं जो इस मुल्क में हुकूमतें लेके आती हैं, उनके मफादात के मुताबिक, और वो जो सिलेक्ट करके लाए जाते हैं हुकूमत करने को, वो दोनों मिल बांट के खाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट आपका हमारे पास आ गया। इसी के ऊपर हम जो है वो सैयद अफजल साहब से भी इनको पॉइंट लेंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि NFC के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बजट से पहले, और IMF भी कह रहा है कि NFC अवार्ड के हवाले से जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके ऊपर फार्मूलाज जो है वो बनाए जाएँ। तो क्या समझते हैं, अगर इसके ऊपर काम होता है, कोई फार्मूला जो है वो बन जाता है, तमाम तर इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई अवामी फलाह के लिए कोई एक इनिशिएटिव होगा, इसमें थोड़ा बहुत कोई अवाम को भी फ़ायदा मिल सकेगा? मेरा ख्याल है शायद वज़ारत साहिबा ने मुनासिब बात की है कि वफाक ये समझता है कि सूबों को ज्यादा पैसे जा रहे हैं और वो सूबे ये समझते हैं कि वफाक जो है वो अगर उनके पास होंगे तो वो हमें काम नहीं करने देंगे या हम डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन देखें, NFC के बाद जो है ना, जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं करेंगे, यानी कि इख्तियारात निचली सतह तक नहीं आएंगे, तो उस NFC का भी कोई फायदा नहीं है। यानी NFC होने के बाद सूबों को PFC करना चाहिए, यानी कि वो फाइनेंशियल उनको जो है वो सूबे के अंदर, तो वो तो आज तक हमें होता हुआ नजर नहीं आता। NFC की बात सूबे करते हैं, तो आप जब तक इख्तियारात नीचे नहीं उतारेंगे, मैडम साहिबा ने जो बात की है ना, वो बिल्कुल मुनासिब बात की है। यानी कि अब NFC में जो पैसे आपको 18 अमेंडमेंट के बाद आपके पास आ रहे हैं, क्या वो पैसे सही जगह पे खर्च हो रहे हैं? वो पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। ना अवाम को सूबों में, शहरों में
आप यानी कि आप ये देखिए ना कि हो क्या रहा है। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची इस वक्त तकरीबन कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कराची 60% जो है वो कच्ची आबादी और गोट आबादी में तब्दील हो गया है। बिल्कुल। यानी कि घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा, लेकिन चोरी का जो पानी है वो जो है वो कच्ची आबादियों के अंदर जा रहा है, जो कि ना वो टैक्स दे रहे हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स दे रहे हैं, ना वो पानी का टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो निजाम है ना, वो चाहे एनएफसी की शक्ल में आए या विफाक के पास जब इख्तियारात थे उस शक्ल में आए, जब तक ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नतीजे में अवाम के पास बर्दाश्त नहीं पहुंचेंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी। उसके लिए हमें ऐसे निजाम की जरूरत है जिसके जरिए निचली सतह तक इख्तियारात आए और उनके जरिए से वो आम और अवाम आदमी तक पहुंचे। ठीक है, निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात आएँ और आवाम तक पहुँचे। लेट्स सी कि क्या होता है कि निचली सतह तक भी अगर इख्तियारात आते हैं तो क्या फिर भी आम आवाम को, हमें, आपको कोई उससे फ़ायदा हासिल होता है या नहीं। अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शाहिदा विज़ारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अब यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बजट 2026-27 के हवाले से, और अब हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, सर ने हमें अभी ज्वाइन किया है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका डील के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इस हवाले से काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि डील जो है वो अब साइन होने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। कल तक की अगर हम बात करें तो कल तक ये लग रहा था कि शायद आज के दिन में ये डील जो है वो फाइनल हो जाएगी और सिर्फ ट्रम्प साहब के जो दस्तखत हैं वो बाकी हैं। लेकिन सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो सिर्फ आके इस मौके के ऊपर कि अब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन होने हैं, ईरान की तरफ से जो है वो कह दिया गया है कि बस हमारी तरफ से डील डन है। लेकिन क्या समझते हैं कि क्यों मौखर किया गया है, और अगर इसको मौखर किया गया है तो क्या ये वक्ती तौर पर है, कितना डिले आ सकता है, कब तक जो है वो इसको लॉक इन कर लिया जाएगा? सर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीस डील है वो इस वक्त सिग्नेचर के लिए वाशिंगटन में ओवल हाउस में पड़ी हुई है, और सिर्फ उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करने हैं, और वो उसके ऊपर मान भी चुका है। क्योंकि अब ये तो आप देखें कि पहले 40 दिन की जंग हुई, फिर फ्रेजाइल सीज फायर हुआ, जो पहले भी एक यहाँ पर ये बैठक हुई, और ये जो आज जो रुकावटें हैं, ये तो पहली बैठक में ही रुकावटें जो है दूर हो जाना चाहिए थी, लेकिन स्पॉयलर्स ने आखिरी वक्त पे उसको जो है नहीं होने दिया, और वही स्पॉयलर्स जो है वो आज भी उसी तरह एक्टिव हैं, और यही स्पॉयलर्स हैं जो कि उसको साइन करने से रोक रहे हैं। और जो चीफ स्पॉयलर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है इजराइल, क्योंकि उसकी भी सारी जो है इस पे शुरू दिन से ना ये अमेरिका की ये जंग थी, ना वो इस जंग में कूदना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल जो था वो ही जो है ट्रंप को जो है ना शुरू से, जिस तरह कि उसने पहले जो है ना जक्के बाद दिगरे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनको भी वो उकसाता रहा और भड़काता रहा और उन पे प्रेशर डालता रहा कि आप इनको हमला करो और इनकी जोहरी तंसीबात जो है ना उनको डिस्ट्रॉय कर दो, और वो नहीं माने। ये सिर्फ जो है ना ट्रंप जो है उसने ये दूसरी दफ़ा जो है वो ये इजराइल की जंग में कूदा है। पहले भी वो कोई मिलिट्री अहदाफ जो है वो अपने अचीव नहीं कर सका, लेकिन अब फिर जब आया तो अब भी जो है वो कोई अपने आज तक जो है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं अचीव कर सका। मोटे मोटे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे बड़ी जो उनकी ये थी कि रिजीम चेंज, बस अगर रिजीम चेंज हो जाता तो बाकी सारे मसले तो हल ही हो जाते, क्योंकि वो अपना एक कंप्लायंट स्टेट बन जाती, वो प्रो अमेरिकन भी होती, प्रो इजराइल भी होती, वो फिर अपनी मर्जी से जो वो करते। आइंदा के भी जो उनके अहदाफ थे, जैसे कि टर्की है, पाकिस्तान है,
उनको भी वो फिर आसानी से अपना नेक्स्ट वाला और वही फिर वो ग्रेटर इजराइल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है वो तेजी से अमल पैरा होने लग जाते। जी, तो ये सारी चीजें जो है वो तो अब रह गई, क्योंकि वो जो उनके एजम्पशन से जो उनकी विशेष थी कि चंद घंटों की और चंद दिनों की हैं, वो तो तमाम खाक में मिल गई। यहाँ पर जो है ना मिलिट्री माइट जो है वो एक जो है ना वो बिल्कुल खाक में ये मिल गई, और ईरान की जो रेजिलियंस है वो आज कामयाब हो गई। बिल्कुल। तो आज मैं ये कहूँगा, अच्छा सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो अमेरिका चाहता था, जो इजराइल डेफिनेटली चाहता था, वो तो टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो सके। एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन उनकी सोच से ज़्यादा ईरान जो है उसने आगे से जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन सर अभी हम जो देख रहे हैं पोजीशन इस वक्त अमेरिका की है, अभी मिड टर्म्स भी आने वाले हैं और ट्रम्प की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो जैसे तेज़ी से नीचे आ रहा है। सो ट्रम्प की जो सूरत हाल है वो ये लग रही है कि शायद वो इस तमाम तर मामले से बहुत सेफ जो है वो एग्जिट चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर वो चाह भी रहे हैं, अभी मौके भी मौजूद है, पाकिस्तान इंटरवीन कर रहा है, चाइना की श्योरिटी है, बाकी भी पूरा खित्ता जैसे डिस्टर्ब हुआ है वो भी यही चाहता है कि ये मामला जो है इसको अभी ख़त्म किया जाए। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि फिर ट्रम्प जो है वो किस एक पॉइंट के ऊपर खड़ा है कि क्या चीज़ जो है वो फ़ौरन को एक तजवीज़ मान ली जाए और उसको फिर साइन कर लिया जाए? देखिए जी, वो आप ये देखें कि जहाँ तक उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे उसके भी इजराइल की वो नहीं हुए, यानी रजीम चेंज भी नहीं हुई, सरेंडर भी नहीं किया, न्यूक्लियर और मिसाइल भी उनके रोल बैक नहीं किए, और हरमूज जो है वो पहले भी उसके कंट्रोल में था, आज भी उसके ये कंट्रोल में है, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब हम ये देखते हैं कि गेन्स एंड लॉसेस क्या है। पहली बात ये है कि जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है वहाँ का हाल देखें कि वो कितनी डिमोरलाइज्ड है अमेरिका की और इजराइल की, उनकी क्या हालत है। उसके 20 टॉप जनरल जो हैं वो सैक हो चुके हैं, और वो उनका जो आज नेवल चीफ है वो भी कह रहा है कि मैं नेवल वॉर में जो है हरमुज की जंग में मैं शामिल नहीं हूँगा। और उसके बरक्स आप यहाँ ईरान में देख लें कि वो किस दिलेरी के साथ वो जंग लड़े हैं, आज भी उसी तरह तैयार हैं, वहाँ पर कोई सैकिंग नहीं हुई, कोई इस तरह की नहीं हुई। फिर लोगों के मोराल को आप ये देख लें कि वहाँ पर जो है ना क्या हाल है कि 52 स्टेट्स में वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, और यहाँ प्रोटेस्ट किस किस्म के होते हैं कि जहाँ उन्होंने बमबारी करनी है कि हमने सिविलाइजेशन वहीं पर लोग आके वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ अपने वो ये जश्न मना रहे होते हैं। हाँ। और फिर ये है कि वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस जंग कोई बात करो। जो उसके 49 के जो इत्तेहादी थे नेटो, वो आज उनसे नाराज है और तकरीबन उनके हाथ में आपने सर। और जिस तरह से आपने अज़्म और हिम्मत की बात की ईरानियंस की, वो तो हमें नजर आता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि आयतुल्लाह खamenei का उन्होंने तदफीन नहीं की कि पूरी जो कौम है वो इसमें शिरकत करना चाह रही है, बाकी जो उनकी रसूमात है, तहज़ीब व तमद्दन है, उसके मुताबिक जो है वो तदफीन भी की जाएगी। सो उस हवाले से भी उन्होंने शेड्यूल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए। सो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब ईरानियंस को किसी तौर पर जो है वो अमेरिका अपने अज़ाइम के नीचे नहीं ला सकता। सर आपकी तरफ मैं आऊँगी सर, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी टाइम से हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो डील है वो कब साइन होगी, कैसे साइन होगी, क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि जब फील्ड मार्शल जो है वो अभी लास्ट टाइम तेहरान गए थे तभी ये मामला तय पा गए थे। ईरान ने जो है वो एक डील बना दी थी कि हम इन पॉइंट्स पर एग्री करते हैं जो डील इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। सर क्या कहेंगे कि आप अमेरिका कितना डिले करेगा, और क्या लगता है आपको कि अभी जो प्रेडिक्शंस होती थी कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो लग रहा है कि ये नेक्स्ट वीक हो जाएगा लॉकिंग? अच्छा, पहली बात है कि 2-3 रोज़ कबल ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं नाकाबंदी ख़त्म कर दी। हाँ। अच्छा, इसके बाद वहाँ से जो बहरी जहाज़ गुजरे भी हैं 2 दर्जन के करीब, ये जो पासदारान इनकलाब ने उसका कह भी दिया, ये गुजर गए। तो अब ऑफिशियल तौर पर उसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? मैं समझता हूँ इसकी वजह बड़ी सामने और सादा है कि इजराइल ने लुबनान के अंदर जो दरिया के पार का इलाका है जनूबी लुबनान में, अभी भी इन्होंने 70 देहात को खाली करने का कह दिया है। यानी कि 70% अब इजराइल काबिज हो चुका है। तो वो जो लोग तजिया कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता कि उन्होंने अपने टारगेट हासिल नहीं किए। उनका टारगेट यही था कि हमने गज़ा का कहाँ तक हिस्सा लेना है। अभी तो कल नेतन्याहू ने यह कहा था हमने 60-70% तक गज़ा में, जो गज़ा की पट्टी है इसमें भी हम घुस गए हैं। अभी वो लबनान के जो दरिया के पार का इलाका है, जो जनूबी
लुबनान जिसे हम कहते हैं, उसमें वो पूरी तरह खाली करा के वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसीलिए जो मशीर हैं रहबर आला के, उन्होंने ये बात कह दी है दो टोक अंदाज में कि ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईरान तो सारी चीज़ें जानता है ना। और सर ये भी कह दिया कि दोबारा जंग शुरू करना पहली फतह होगी। हाँ, ये देख, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों डिले कर रहे हैं। जब एक एग्रीमेंट तय पा गया, सुलह इत्तफाक हो गया, तमाम तजावीज़ अमेरिका में पहुंच गई, कल उन्होंने कहा था मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, वहां बाद में ऐलान करूंगा, किधर गया ऐलान। तो अभी उसको वो मैं ये समझा हूँ इस बारे में जो मेरी मालूमात हैं कि वो टाइम दे रहा है इजराइल को कि आप लुबनान के अंदर जितना घुसना है जितना टारगेट आप कर सकते हैं, जब वो हम कर सकते हैं, जो जितना अंदर घुस सकते हैं वो आप घुस जाएं, वो इलाका कब्जे में कर लें, तो फिर मैं उस डील का ऑफिशियल तौर पर ऐलान करूंगा। वो अपने काम में लगे हुए हैं और इस बात का ईरानियंस को पता है। उन्होंने इसीलिए रहबर आला का मशीर कम ही बात करते हैं, मोहसिन रज़ाई, उन्होंने इसीलिए ये बयान दिया है कि ट्रंप तीसरी बार सफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, पर ये सब क्या समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल है, डेफिनेटली अगर हम लबनान की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ अभी जो है वो तेज़ की गई हैं इसराइल की जानिब से, वो हमारे सामने मौजूद है। और फिर उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फ़ोन भी किया है और तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है कि जो लबनान की हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है। सो सर क्या समझते हैं, एक तरफ वो वहाँ पर एक्टिविटीज़ तेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डील साइन कर रहे हैं, उसमें डिले मांग रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखना क्या है जी, आप बात करने नहीं देते हैं तो फिर आपको समझ कैसे आएगी। तो देखें, बात यह है कि इस वक्त नेतन्याहू की क्या हालत है और ट्रंप की क्या हालत है। बिल्कुल, वो जो है वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया हुआ है, अरेस्ट वारंट उसके ऊपर निकल गए हैं, मोस्ट हेटेड पर्सन हो गया हुआ है, जेनोसाइड उसने की हुई है, अब यहाँ भी वो ये जेनोसाइड कर रहा है। तो इसका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, कैसे वो किस स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। अगर ये वो जंग नहीं जीते और अब ये ईरान को वो नहीं अपनी मर्जी के साथ जो है ना उसको अपना कंप्लाइंट स्टेट ये बनाते तो उसका क्या होगा। और वो है उसकी इम्पीचमेंट तैयार है, उसको साइको डिक्लेयर कर दिया हुआ है, वो पागल उसको डिक्लेयर कर दिया हुआ है और वो आज नहीं तो कल जो है ना उसको शायद वहां से हटा भी दें इस तरह की एक रेजोल्यूशन ये पास करके। तो दोनों के जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हो चुके हुए हैं। ये आपको ये समझना चाहिए कि जो कुछ इसने ये किया है ग्रेटर इजराइल के लिए, तो 70% उसने कर लिया, वेस्ट बैंक भी उसने काफी हिस्सा ले लिया, ये सब कर लिया। लेकिन जब तक वो ईरान को जो है वो मुट्ठी में नहीं लेगा, वो कुछ भी उसने हासिल नहीं किया। ये सब रोल बैक हो जाएगा और फिर ये देखना कि इसको जगह नहीं मिलेगी। आप ये देखें कि आज ये जंग खत्म होती है तो क्या सिचुएशन होगी, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे सारे वॉर के। नंबर 1 जो है, जहां तक अमेरिका और इजराइल है वो दोनों एक कमजोर और हारी हुई ताकतें जो है ना वो इस जंग से ये निकलेंगे। और उसके बरक्स ईरान जो है वो एक ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा पूरे मिडिल ईस्ट में। और फिर इसका जो है वहां पर एक जो इन्फ्लुएंस है वो जो है ना बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा। और फिर इसकी जो यही जो प्रॉक्सीज वगैरह जो थी जो आज बिल्कुल तितर बितर हैं वो फिर रीइंफोर्स होके और रीइनवोगरेट जो है ये हो जाएंगी। फिर मैं ये कहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस वक्त जीसीसी स्टेट्स का हुआ है, जो कि आज अपने आप को कमजोर और वल्नरेबल कर रही हैं, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला में हैं अमेरिका के, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज वो हद से ज्यादा है, वो ऑल्टरनेटिव अम्ब्रेला जो है ना अपने जो है ना पाकिस्तान और बाकी स्टेट्स जो है मुस्लिम के उसकी तरफ ये देख रहे हैं। मैं लुबाद ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना राइजिंग पावर है, रशिया रिसर्जिंग पावर है, जो पिवट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो वेस्ट से एशिया की तरफ ये टिल्ट हो चुकी हुई है। यूनिपोलरिज्म से मल्टीपोलरिज्म की तरफ जो है ना हम आ चुके हुए हैं। जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था वो आज इरेलेवेंट हो गया हुआ है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात ये हो रही है। मिडिल पावर जो मुस्लिम वर्ल्ड में है वो आज एक ताकतवर मुल्क बन के ये उभर रहे हैं। और जो डायनेमिक्स है साउथ एशिया की
और मिडल ईस्ट की, वो अब ये चेंज हो रही हैं। और इसमें पाकिस्तान जो है वो एक नेक्स्ट स्टेबलाइजर ना कि साउथ एशिया बल्कि मिडल ईस्ट में जो है वो उभरा है, और ब्रिज का रोल जो है वो भी ये काम कर रहा है। यूएस और इजराइल इस वक्त एक लूजिंग वॉर जो है लड़ रहा है। वो सिर्फ अभी अपनी अमेरिका फेस सेविंग चाहता है, लेकिन इजराइल उसको फेस सेविंग भी नहीं देना चाहता। इस वक्त भी वहां पर जो उसकी लॉबीज हैं जो कि अंतहा से ज्यादा ताकतवर हैं, वो उसको रोक रही हैं कि किसी सूरत में आपने साइन नहीं करा और दोबारा ये जंग करो। और इस वजह से उसने जो है ये उसके साउथ ऑफ ईरान में जो है ना हमले भी किए, और उन्होंने फिर उल्टा जो कुवैत को जो किया तो हिला के रख दिया है और सारी डायनामिक्स को यहाँ ये चेंज कर दिया है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी उसने जो है ना कोई यहाँ पर ये किया है, ये नहीं किया। इस वक्त तक वो एक हारा हुआ है, और वो एक हारा हुआ खिलाड़ी ये दोनों जो है ये इस जंग से ये निकलेंगे, क्योंकि ये फंस चुके हैं। आज नहीं तो कल उन्होंने ये करनी ही है, इसके बगैर कोई और बजा फरमाया आपने सर कि आज हरमूज जो है वो इन दोनों की जंग नहीं है, वो अब दुनिया की जंग है। उसमें सारी आपकी ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना इफेक्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल सर, बजा फरमाया आपने कि अब जो अमेरिका है, इजराइल है, वो हारी हुई ताकतें जो हैं वो बनकर सामने आई हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से आपने एक ज़बरदस्त एक्सप्लेन तजिया दिया कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो चुका है, और अब जो एक डायनामिक्स थी वो बिल्कुल बदल के रह चुकी हैं। और पाकिस्तान की बिलखुसूस पोजीशन इस वक्त जो खत्ते के अंदर चेंज हुई है, डेफिनेटली आने वाले वक्तों में मज़ीद भी इसमें चेंजेस हम देखते रहेंगे। सो ओवरऑल आज के प्रोग्राम से जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के अगर एक ये जो इकॉनमी है, जो मईशत है, इसको निकाल दिया जाए तो बाकी चीज़ों में काफ़ी सारी बेहतरी भी आई है। सो हमारे साथ आसिफ हारून साहब मौजूद थे, बरेली रिटायर्ड हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तजिया दिया सर, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मतीन साहब ने भी अपना बड़ा ज़बरदस्त तजिया जो है वो दिया है सर, बहुत शुक्रिया। तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, रहने के बाद।